प्रधानमंत्री युवाओं में कौशल विकास पर दिया जोर, युवा सशक्तिकरण पर वेबिनार को किया संबोधित। यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम आज से आईआईएम रायपुर में शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का दूसरा दिन, प्रियंका गांधी अधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंची। और सुकमा में माओवादी मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद, 2 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। आज नई दिल्ली में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण इस विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक की सहायता से कक्षाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अब अध्यापक की भूमिका कक्षा तक ही सीमित नहीं है और तकनीक के बदौलत आज दुनिया भर की सूचना सुलभ हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत में अब कई डिजिटल और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे विश्वविद्यालयों को और मजबूत किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि डीटीएच के जरिए भी विभिन्न भाषाओं में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। नई तरह के क्लासरूम के निर्माण में भी मदद कर रही है। कोविड के दौरान ये हमने अनुभव भी किया है। इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है जिससे एनीवेयर एक्सेस ऑफ नॉलेज सुनिश्चित हो सके। आज हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं में 3 करोड़ मेंबर हैं। वर्चुअल लैब्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है। डीटीएच चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित इनिशिएटिव चल रहे हैं। इन सारे इनिशिएटिव्स को नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से और बल मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 से आने वाले समय में लाखों युवा और अधिक कुशल बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के अंतर्गत 50 लाख युवाओं को वजीफा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। श्री मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में दिव्यांगजनों, जनजातीय लोगों और महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम आज से रायपुर में शुरू हो गया। भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह थी। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए युवाओं को भविष्य निर्माण में मदद मिल रही है। रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेना परियोजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना युवाओं को स्वर्णिम भविष्य निर्माण करने में मदद कर रही है। और इस कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आईआईएम परिसर रायपुर में, जहां हमारे संवाददाता डॉक्टर मनोज सोनोने भी उपस्थित हैं। आपको वहां की सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं
कि किस तरीके से आईआईएम रायपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये उद्घाटन सत्र है जहां मंच पर सारे अतिथि मौजूद हैं। आपको बता दें कि 24 से department to the doctors, next department are the politicians, next department are the schools, and simultaneously psychological warfare of telling all the population that this is the route ahead. This is the democratic process we should go. The security forces keep clearing the area, and then the campaign starts of schooling and other things which were not prevalent. I showed you that map, littered map was that of a Diwali night. सब पूरे हिंदुस्तान में रोशनी है, हमारे यहाँ क्या हो गया? The great Indian economic boom bypassed Bastar. Now the story is different. The IG has mentioned, now everybody is going as a tourist destination, which is Bastar to the end. Thank you, sir. Sir, can I please ask the last question? We are really grateful for the enthusiasm, but I'm sorry we are running short on time. तो G20 सम्मेलन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रायपुर आईआईएम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अब से कुछ देर पहले परामर्श कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी रायपुर पहुंच चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से विमानतल पर ही चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश की कला, संस्कृति और साहित्य के साथ भारत के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिन्होंने 70 सालों में ना केदारनाथ धाम, ना काशी विश्वनाथ धाम, ना सोमनाथ धाम, ना ही अयोध्या धाम, कहीं पर कोई काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कला, संस्कृति, साहित्य और भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी। महाकाल लोक धाम ये भी बनाने का काम किया है। ये और आपको बता दें कि आज शाम के सत्र को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर संबोधित करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया हुआ है। श्री शोल्ज का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। चांसलर शोल्स ने संवाददाताओं से कहा कि इस यात्रा से भारत और जर्मनी के संबंध प्रगाढ़ होंगे। चांसलर शोल्स आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। दोनों नेता प्रमुख व्यापारिक प्रतिनिधियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी संवाद करेंगे। वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श व्यवस्था स्थापित होने के बाद ये किसी भी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा है। भारत और जर्मनी की साझेदारी साझा मूल्यों, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित है। बढ़ते निवेश, मजबूत व्यापारिक संबंधों और हरित तथा सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग के कारण दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और जर्मनी के बीच सहयोग बढ़ा है, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। नवा रायपुर में चल रहे इस अधिवेशन में कल पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें कार्य समिति चुनाव पर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी के संविधान में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के आला नेता इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। अधिवेशन के दूसरे दिन आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। अधिवेशन को पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि उनको लगातार सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि बीते 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और कुछ बुरा अनुभव भी उन्हें मिला है। सोनिया गांधी ने अपने अनुभव पार्टीजनों से साझा किए।
अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के संविधान में कई प्रमुख बदलावों को मंजूरी दी गई है। इसमें एआईसीसी सदस्यों की संख्या 1240 से बढ़ाकर 1653 करना, 50% पदों पर 50 साल से कम आयु को प्रतिनिधित्व देना और 50% पदों को अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और आदिम जाति जनजाति के लिए आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि कल अधिवेशन के अंतिम दिन राहुल गांधी का संबोधन होगा। इसके बाद आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भाषण देंगे। अधिवेशन की बैठक के बाद रैली और जनसभा के आयोजन का भी कार्यक्रम है। सुकमा में जगरगुंडा कुंदेड़ के बीच माओवादी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 2 अन्य जवान घायल हैं। मुठभेड़ के दौरान कई माओवादियों के भी घायल होने की खबर है। घटनास्थल की सर्चिंग की जा रही है। बस्तर आईजी सुंदराज पी ने बताया कि डीआरजी की टीम इलाके की सर्चिंग पर निकली हुई थी। साथ ही ये टुकड़ी सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा का कार्य भी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में माओवादी कमांडर हिडम्मा सक्रिय है। सर्चिंग के दौरान हार्डकोर माओवादियों के दल ने सुरक्षा बलों की इस टीम पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें एसआई रामूराम नाग, असिस्टेंट कांस्टेबल कुंजाम जोगा और जवान वंजाम भीमा शहीद हो गए हैं। बेहतर स्थापित की गए थे। इस कैंप्स के आसपास नक्सल सर्च गश्त अभियान एवं जारी सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जगरगुंडा से सुकमा डीआरजी टीम आज सुबह रवाना की गई थे। लगभग 9 बजे माओवादियों का बटालियन नंबर 1 एवं सुकमा डीआरजी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ, कोबरा एवं डीआरजी रवाना की गई। मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 डीआरजी साथी एएसआई रामूराम नाग, आरक्षक वंजम जोगा एवं भीमा, 3 हमारा साथियों का गोली लगने के कारण से घायल हो गए। तत्पश्चात उनका घटनास्थल में शहादत भी हो गए थे। अभी अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट पार्टी आसपास इलाका का सर्चिंग कर रहा है। फिलहाल मुठभेड़ बंद हो गई और जिस तरीके से प्राथमिक जानकारी मिल रहा है, माओवादियों का भी कम से कम 5-6 कैडेट्स का नुकसान होने का संभावना प्रतीत हो रहा है। और मुठभेड़ की सूचना मिलने पर जगरगुंडा पुलिस कैंप से सुरक्षा बलों को तत्काल हेलीकॉप्टर से घटनास्थल की ओर रवाना किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव में 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित थे। इस स्वदेशी मेले में देश के 17 प्रांतों के स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। स्वदेशी मेले को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि स्वदेशी मेला स्वावलंबन का प्रतीक है। स्वदेशी मेले में आत्मनिर्भरता की एक झलक दिखाई देती है। केंद्र सरकार देश को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वदेशी प्रतीक है स्वाभिमान का, और इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, भारत को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उस दिशा में ये स्वदेशी मेले का आयोजन भी लगातार कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इस उद्घाटन समारोह को राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों और गौ रक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। और अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण भी किया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है।
और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।